Bismillahirrahmanirrahim. Now we are proceeding towards our another lecture on the topic of clinical pharmacokinetics and therapeutic drug monitoring. And this is our sixth lecture on this topic. हम अब तक बहुत सारे पैरामीटर्स कवर करके हुए आ चुके हैं जो कि फार्माकोकाइनेटिक्स में और टीडीएम में इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर हम उन पैरामीटर्स को वन बाय वन देखते चलें तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो यहाँ पर मालूम होती हैं। उसमें जो सबसे अहम है वो है सीपी मैक्स का रोल, यानी मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन का रोल, मिनिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन का रोल, और इसके अलावा एवरेज प्लाज्मा कंसंट्रेशन यानी सीपी मिन का रोल क्या है। अच्छा, तो अब यहाँ पे हम उसको इंडिविजुअली देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ चेंजिंग डोज एंड डोजिंग इंटरवल ऑन सीपी मैक्स, सीपी मिन एंड सीपी एवरेज। अगर हम डोज चेंज करते हैं या डोजिंग इंटरवल चेंज करते हैं तो उसका मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन, मिनिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन और एवरेज प्लाज्मा कंसंट्रेशन पर क्या फ़र्क पड़ता है। मैक्सिमम को हम पीक कंसंट्रेशन भी कहते हैं, मिनिमम को ट्रफ कंसंट्रेशन भी कहते हैं और एवरेज को स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन भी कहते हैं। अच्छा जनाब, अब अगर हम आए सबसे पहले तो हम जो है वो अगर बात करें इसकी कंसंट्रेशन के हवाले से, तो जो जैसे हमने बात की कि हमारे लिए जो इस वक्त इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि कौन सी कंसंट्रेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ड्यूरिंग द इंट्रावेनस इन्फ्यूजन plasma concentration may be used or steady state concentration may be used to monitor the steady state serum concentration or CPSS या CP average. In contrast, when considering TDM of serum concentration after initiation of multiple dosage regimen, the trough serum concentration or Cmin may be used to validate the dosage regimen. अब यहाँ पे इन्होंने दो बातें कही हैं कि अगर इंट्रावेनस इन्फ्यूजन चल रहा है तो फिर आपने मॉनिटर करना है CPSS को, और अगर मल्टीपल डोजेज रेजिमेंट चल रहा है तो फिर आपने कंसिडर करना है, आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी सीपी मिन फॉर डोजेज रेजिमेंट डिटर्मिनेशन। द ब्लड सैंपल्स विड्रॉन जस्ट प्रायर टू द नेक्स्ट डोज और blood samples withdrawn just prior to the administration of next dose represents CP min. एंड इट इज़ ऑब्वियस कि भाई जब नेक्स्ट डोज देने की का टाइम आ रहा होगा मल्टीपल डोज में, उस टाइम जो आप प्लाज्मा कंसंट्रेशन लेंगे वो उस ड्रग की मिनिमम कंसंट्रेशन होगी। इसी वजह से जो है वो हम उसको कहेंगे सीपी मिन। और टू ऑब्टेन द सीपी मैक्स द ब्लड सैंपल मस्ट बी विड्रॉन एग्जैक्टली एट द टाइम फॉर peak absorption or closely spaced blood sample must be taken and the plasma drug concentration graphed. अच्छा, इसके अलावा सीपी मैक्स अगर आपको लेना है तो उसका एक फार्मूला है, उससे आप वो टाइम निकाल सकते हैं कि टाइम टू अचीव मैक्सिमम कंसंट्रेशन क्या होगा। या तो आप उस टाइम पर जो है प्लाज्मा सैंपल लें तो उससे जो कंसंट्रेशन आएगी वो सीपी मैक्स होगी, वरना अदरवाइज आप अंदाजे से जब उसकी पीक कंसंट्रेशन होगी तो उस दौरान की 4-5 कंसंट्रेशन ले लें और उसको ग्राफ पे प्लॉट कर लें तो आपको एग्जैक्ट सीपी मैक्स उसमें मिल जाएगी। एग्जैक्ट तो नहीं होगी लेकिन बहुत ज़्यादा क्लोजली होगी वो। इन प्रैक्टिस एन अप्रॉक्सीमेट टाइम फॉर मैक्सिमम ड्रग कंसंट्रेशन इज एस्टिमेटेड एंड ब्लड सैंपल इज विड्रॉन। ठीक है, जो प्रैक्टिस में है वो आप अप्रॉक्सीमेट करते हैं और फिर ब्लड सैंपल लेते हैं। बिकॉज ऑफ डिफरेंसेज इन द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन CP max and measured in this manner is only a approximation of the true CP max. अब क्योंकि ये आप approximately ले रहे हैं, approximate टाइम पर ले रहे हैं CP max, तो इसीलिए ये exact CP max नहीं होगी। जो exact CP max आएगी वो तो आप T max के फॉर्मूले से ही मालूम कर सकते हैं कि T max जब आपको मालूम होगा कि किस टाइम पर जो है वो ड्रग की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी, टाइम टू अचीव मैक्सिमम कंसंट्रेशन, तो उस टाइम पर जब आप ब्लड सैंपल विड्रॉ करेंगे तो आप दरअसल उस टाइम पे एग्जैक्ट सीपी मैक्स यानी मैक्सिमम या पीक कंसंट्रेशन का सैंपल ले रहे होंगे और उस वक्त वो जो कंसंट्रेशन होगी वो इन ट्रू सेंस सीपी मैक्स ही होगी। अच्छा, सीपी एवरेज की अगर हम बात करें इज यूज मोस्ट ऑफन इन डोजेज कैलकुलेशन।
The advantage of using CP average as an indicator for deciding therapeutic blood level is that CP average is determined on set of points and generally fluctuates less than either CP max और CP min. CP एवरेज को हम जो है वो एक और इम्पॉर्टेंट टारगेट के तौर पर यूज़ करते हैं फॉर डोजेज कैलकुलेशन. वजह ये है कि CP मैक्स और CP मिन तो चेंज होते हैं, यानी मैक्सिमम कंसंट्रेशन और CP मिन यानी मिनिमम कंसंट्रेशन उसमें फ्लक्चुएशन होती है, तो इसलिए उसकी बेस पर हम ज़्यादा रिलाई नहीं करते. हमारे एजम्पशन ये होगी कि इनका जो एवरेज होगा यानी CP एवरेज वो ज़्यादा बेहतर होगा, जो कि स्टेडी स्टेट होगा, लिहाजा उसको यूज़ किया जाए डोज की कैलकुलेशन के लिए. Moreover, when the dosing interval is changed, the dose may be increased proportionality to keep the CP average constant. अगर आप डोजिंग इंटरवल बढ़ा रहे हैं और उसी प्रपोर्शन से डोज भी बढ़ा रहे हैं, दो चीज़ें बढ़ा रहे हैं, डोजिंग इंटरवल भी और डोज भी, तो उसमें CP एवरेज वही कांस्टेंट रहेगा, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. और इसी तरीके से वाइस वर्सा भी होगा. आपने डोज कम की और उसी प्रपोर्शन से डोजिंग इंटरवल भी कम किया, तो फिर क्या होगा कि जो CP एवरेज होगा वो उस केस में वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे. अच्छा, इसके बाद हम आते हैं और इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से कि द डोजिंग इंटरवल मस्ट बी सिलेक्टेड वाइल कंसिडरिंग द एलिमिनेशन हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डोजिंग इंटरवल हम क्या रखें किसी ड्रग का, वो डिपेंड करेगा उसकी एलिमिनेशन हाफ लाइफ क्या है. Otherwise, the patient may suffer the toxic effect of high CP max or subtherapeutic effect of low CP min even if the CP average is kept constant. क्योंकि बहुत सारी ड्रग में ऐसा होगा कि अगर हमने एलिमिनेशन हाफ लाइफ को कंसिडर नहीं किया तो फिर या तो उसकी कंसंट्रेशन CP मैक्स इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो टॉक्सिक कंसंट्रेशन को क्रॉस कर जाएगी और टॉक्सिसिटी अपीयर होगी, या वो इतनी लो हो जाएगी कि वो CP मिन से भी कम हो जाएगी, यानी सब थेरेप्यूटिक इफेक्ट हो जाएगा. इन डिस्पाइट दिस फैक्ट कि उसका CP एवरेज वही है जो कि उसका होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ डाइजीपैम, अगर हम डाइजीपैम की एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें सेम CP एवरेज इज अचीव एट 10 मिलीग्राम TID और 60 मिलीग्राम एवरी अदर डे, तो दोनों में डोज तो सेम जा रही है. देखें, अगर 10 मिलीग्राम TID दे रहे हैं तो एक दिन में 30 मिलीग्राम और 2 दिन में 60 मिलीग्राम, या फिर आप दे रहे हैं 60 मिलीग्राम एवरी अदर डे यानी हर 2 दिन के बाद, तो बात तो एक ही है. 60 मिलीग्राम डोज इसमें भी जा रही है, 60 मिलीग्राम टोटल डोज इसमें भी जा रही है, लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें हर 8 घंटे से दे रहे हैं 10 मिलीग्राम TID और ये हर 48 आवर पे 60 मिलीग्राम दे जा रही है, यानी इसमें डोजिंग इंटरवल बढ़ गया है. तो दोनों का CP एवरेज तो सेम आएगा, लेकिन CP मैक्स और CP मिन का जो फ्लक्चुएशन होगी वो इसमें जो हाई डोज है और लॉन्ग इंटरवल है इसमें ज़्यादा होगी. ऑब्वियसली द CP मैक्स ऑफ द लेटर डोज यानी ये वाली 60 मिलीग्राम रेजिमेन वुड प्रोड्यूस ए CP मैक्स सेवरल टाइम्स लार्जर देन दैट अचीव्ड विद CP 10 मैक्स TID डोज रेजिमेन, यानी 10 मिलीग्राम TID से जो आप दे रहे हैं उसका CP मैक्स कम होगा, 60 मिलीग्राम एवरी अदर डे का CP मैक्स बहुत ज़्यादा हाई होगा. इन जनरल, इफ द ड्रग हैज़ ए रिलेटिवली वाइड थेरेप्यूटिक इंडेक्स and relatively long elimination half-life, then flexibility exists in changing the dose or dosing interval यानी TOR and using CP average as an indicator. अगर ड्रग जो है ऐसी है जिसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स वाइड है तो फिर तो इस तरह से करने में कोई हर्ज नहीं है अगर आप 60 मिलीग्राम एवरी अदर डे भी चले जाते हैं, ठीक है. लेकिन when the drug has a narrow therapeutic index then CP max और द CP मैक्स मस्ट बी मॉनिटर टू एंश्योर द सेफ्टी एंड एफिकेसी, क्योंकि उस केस में CP मैक्स जो होगी जब वो थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन से ऊपर जाएगी तो फिर वो बेसिकली टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती होगी. तो दैट इज़ वाई वी शुड मॉनिटर द कंडीशन, एंड हमें ये मालूम होना चाहिए इस वक्त ऐसी सिचुएशन में कि कौन सी ड्रग जो है उसका थेरेप्यूटिक विंडो लार्ज है और कौन सी ड्रग है उसका थेरेप्यूटिक विंडो नैरो है. अगर हम इस चीज़ को कंसिडर करेंगे तो फिर हम ज़्यादा बेहतर अंदाज में ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते होंगे और बहुत ज़्यादा सेफली चल सकते होंगे. क्योंकि जैसे हमने अभी बात की कि अगर ड्रग का थेरेप्यूटिक विंडो नैरो है तो फिर अगर 60 मिलीग्राम अगर आप एवरी अदर डे दे रहे हैं बजाय 10 मिलीग्राम TID के, तो CP मैक्स इतना ऊपर चला जाएगा कि वो मैनी टाइम्स हायर देन द MTC होगा और इट इज़ डेफिनेट कि उस ड्रग से टॉक्सिसिटी कॉज होगी. और एक और सिचुएशन होगी कि यदि कोई टाइम ऐसा आएगा कि CP मिन इतनी कम हो जाएगी कि वो
मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से कम हो जाएगी और उस वक्त उस ड्रग का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, अगर वो ड्रग एंटीबायोटिक नहीं है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर वो एंटीबायोटिक है तो अगर वो MEC से नीचे जाएगी तो उस वक्त फिर बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर सकता है। सो एज द डोज और डोजेज इंटरवल चेंज proportionately the CP average may be the same but the steady state peak यानी CP max and trough CP min drug levels will change। सो अब वो सेम बात यहीं पे की जा रही है कि डोज और डोजेज इंटरवल अगर चेंज किया जा रहा है प्रपोर्शनेटली दोनों, यानी जिस प्रपोर्शन से डोज और सी से प्रपोर्शन से डोजिंग इंटरवल, तो CP एवरेज तो सेम रहेगी लेकिन फ़र्क पड़ेगा CP मैक्स पे और CP मिन पे। अच्छा, CP मैक्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डोज and dosing interval. An increase in the dose given at a longer dosing interval cause an increase in CP max and decrease in CP min। ये बात हम अभी कर भी चुके हैं कि डोज बढ़ाई और डोजिंग इंटरवल भी बढ़ाया, उससे क्या होगा कि CP मैक्स जो होगा ग्राफ में और ऊपर चला जाएगा और CP min और नीचे आ जाएगा। तो बात यही है कि अगर CP मैक्स यानी उस ड्रग की मैक्सिमम कंसंट्रेशन MTC से ऊपर हो रही है इंक्रीज होके तो टॉक्सिसिटी कॉज करेगी, और अगर वो CP min डिक्रीज होके MEC से नीचे जा रही है तो फिर उस वक्त उस ड्रग का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होगा। इन दिस केस CP max may be very close or above the minimum drug toxic concentration, यानी हाई डोज लॉन्ग इंटरवल। However, the CP min may be lower than the minimum effective concentration और CP min भी उसी के साथ साथ lower हो जाएगा यानी below than MAC हो जाएगा। So in this later case, the low CP min may be subtherapeutic यानी उसका कोई फायदा नहीं होगा and dangerous for the patient depending on the nature of the drug। और फिर ये डेंजरस सिचुएशन होगी अगर ड्रग की कंसंट्रेशन सब थेरेप्यूटिक भी आ गई, खास तौर से ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आप ऐसी ड्रग यूज़ कर रहे हैं जिसकी कंसंट्रेशन अगर मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से नीचे आई तो फिर वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। एक तो एग्जाम्पल मैंने आपको यही एंटीबायोटिक्स की दे दी कि एंटीबायोटिक्स अगर दी जा रही हैं और वो MEC से नीचे चली जाती हैं तो उस दौरान इस चीज़ का हाई रिस्क है और हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा और फिर वो एंटीबायोटिक जो होगी वो अपना एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट नहीं दे सकेगी। एक तो ये है। दूसरी ये कि एक और सिचुएशन है, एक पेशेंट है कार्डियक एरिथमिया का, आपने उसको क्यूनिडीन या और कोई एंटी एरिथमिक ड्रग दे दी, उसका कंसंट्रेशन मेंटेन होनी चाहिए। अब क्या हुआ कि उसकी आपने यही किया कि डोज बढ़ा के डोजिंग इंटरवल भी बढ़ा दिया। अब क्या हो रहा है कि एक टाइम ऐसा आता है कि CP min जो है वो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से नीचे चली जाती है, जिसकी वजह से उस दौरान पेशेंट दोबारा जो है वो कार्डियक एरिथमिक कंडीशन में चला जाता है, जो कि नॉट एक्सेप्टेबल है किसी भी सूरत में, क्योंकि अगर कार्डियक एरिथमिया कंटिन्यू होगा तो फिर उस सूरत में वो पेशेंट जो है उसकी लाइफ भी जा सकती है। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली डोज और डोजिंग इंटरवल की। इसी तरीके से अब अगर हम आए डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कि किस फ्रीक्वेंसी से ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन करनी चाहिए। द ड्रग डोज इज ऑफन रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ये आगे एग्जाम्पल भी आ रही है, द मोर फ्रीक्वेंटली ए ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड द स्मॉलर द डोज इज नीडेड टू ऑब्टेन द सेम CP एवरेज, यानी सेम एवरेज कंसंट्रेशन के लिए अगर आप फ्रीक्वेंटली ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो फिर आपको स्मॉल डोज पे जाना पड़ेगा। फिर आगे एग्जाम्पल आ रही है, दस ए डोज ऑफ 250 मिलीग्राम एवरी 3 आवर, ठीक है, 250 मिलीग्राम एवरी 3 आवर कैन बी चेंज टू 500 मिलीग्राम एवरी 6 आवर। ठीक है, तो आप ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं कि 250 मिलीग्राम एवरी 3 आवर दे रहे हैं या फिर 500 मिलीग्राम एवरी 6 आवर दे रहे हैं। दोनों केस में क्या होगा कि ये जो होगा, जो एवरेज स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन होगी वो अनचेंज रहेगी। यही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है कि विदाउट अफेक्टिंग द एवरेज स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग। हाउएवर एज द डोजिंग इंटरवल गेट लॉन्गर, जैसे जैसे डोजिंग इंटरवल बढ़ता चला जाएगा, यानी वही जैसे 3 आवर से 6 आवर हो गया, द डोज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द एवरेज प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन गेट्स करस्पॉन्डिंगली लार्जर। तो जिस तरह से आपने देखे 3 का डबल क्या होता है 6, तो आपने क्या किया, यानी डबल इंटरवल कर दिया, लेकिन डोज भी तो डबल कर दी 250 से 500।
यानी जिस प्रपोर्शन से डोज बढ़ाई उसी प्रपोर्शन से डोजिंग इंटरवल भी बढ़ा दिया। तो इससे फ़ायदा ये तो होगा कि जो एवरेज कंसंट्रेशन है वो यही रहेगी। लेकिन व्हेन एन एक्सेसिवली लॉन्ग इंटरवल इज चूजन, द लार्जर डोज मे रिजल्ट इन पीक प्लाज्मा लेवल that are above the toxic drug concentration and trough plasma concentration that are below the minimum effective concentration, even though CP average will remain the same। देखिए ये बात कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है, इससे इस चीज़ का हमें बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा होता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम इंटरवल बढ़ाएंगे और उस प्रपोर्शन से उसकी डोज बढ़ाएंगे तो वो हम कन्वीनियंस के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि अक्सर ऐसा होगा कि ड्रग की कंसंट्रेशन अबव टॉक्सिक कंसंट्रेशन चली जाएगी, जो पीक कंसंट्रेशन है यानी सीपी मैक्स, और जो ट्रफ प्लाज्मा कंसंट्रेशन है यानी सीपी मिन वो बिलो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन चली जाएगी, भले उस केस में सीपी एवरेज रिमेन्स द सेम। तो ये सिचुएशन हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगी, क्योंकि इसमें पेशेंट को रिस्क है। पेशेंट जो होगा वो कोई टाइम ऐसा होगा जिसमें टॉक्सिसिटी अपीयर होगी और कोई टाइम ऐसा होगा जिस वक्त ड्रग का किसी किस्म का कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा होगा। इसलिए हमें इस सिचुएशन से पेशेंट को बचाना है। नाउ इन जनरल द डोजिंग इंटरवल फॉर मोस्ट ड्रग इज डिटरमिन्ड बाय द एलिमिनेशन हाफ लाइफ। ठीक है, डोजिंग इंटरवल हम किसी बेस पे कैलकुलेट करते हैं, एलिमिनेशन हाफ लाइफ की बेस पे मोस्ट ऑफ द केसेस। But drugs such, for example, as the penicillin, which have relatively low toxicity, means कि इसका margin of safety high है, यानी जो therapeutic window है वो wide है, तो इस केस में may be given at interval much longer than their elimination half life without any toxicity problem। ठीक है, तो ऐसे केस में तो कोई मसला नहीं है। And drugs having a narrow therapeutic range, यहाँ पे मसला है, such as digoxin and phenytoin must be given relatively frequently, यानी ये ज़्यादा frequently देना चाहिए। क्यों? to minimize the excessive peak and trough fluctuation in the blood sample, यानी CP max और CP min की fluctuation को कम से कम रखने के लिए, यानी CP max बहुत ज़्यादा ना हो, CP min बहुत कम ना हो, दोनों CP एवरेज के करीब करीब रहें, तो इसलिए हमें इसको relatively जो है वो frequently देना पड़ेगा, यानी डोजिंग इंटरवल इसमें कम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल भी ले लें यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल द कॉमन मेंटेनेंस शेड्यूल फॉर डिजॉक्सिन इज 0.25 मिलीग्राम पर डे, यानी 0.25 मिलीग्राम पर 24 आवर, एंड द एलिमिनेशन हाफ लाइफ ऑफ डिजॉक्सिन इज 1.7 डेज। ठीक है, एलिमिनेशन हाफ लाइफ इसकी कितनी है? 1.7 डेज। इन कंट्रास्ट अब हम पेनिसिलिन को लें, पेनिसिलिन जी इज गिवन एट 250 मिलीग्राम एवरी 6 आवर। ठीक है, while the elimination half life of penicillin G is just 0.75 hour। ठीक है, इसकी हाफ लाइफ जो है वो 1 आवर भी फुल नहीं है, जबकि डिजॉक्सिन की हाफ लाइफ 1.7 डेज है। तो अब इसमें देखें मसला क्या है। पेनिसिलिन इज गिवन एट ए डोजिंग इंटरवल इक्वल टू 8 टाइम्स इट्स एलिमिनेशन हाफ लाइफ, यानी अगर हम इसको जो है वो जो भी डोज दे रहे हैं वो 8 टाइम्स हायर ऑफ एलिमिनेशन हाफ लाइफ के फ्रीक्वेंटली दे सकते हैं। Whereas digoxin is given at a dosing interval of only 0.59 times of its elimination half lives, यानी इसका जो पर डे 24 आवर बन रहा है 1.7 डे का, वो 0.59 टाइम्स बन रहा है। द टॉक्सिक प्लाज्मा concentration of penicillin G is over 100 times greater than its effective concentration। वजह क्या है? द टॉक्सिक प्लाज्मा concentration of penicillin G is over 100 times greater than its effective concentration, यानी अगर MEC जो है 1 है तो उसकी MTC जो है वो 100 है, यानी इतना बड़ा बीच में 100 टाइम्स ग्रेटर, यानी इतना बड़ा मार्जिन है। तो इसलिए जो है हमें वाइड थेरेप्यूटिक इंडेक्स होने की वजह से फ्रीक्वेंट डोजिंग और हाई डोजेस जो है वो फ्रीक्वेंटली दी जा सकती है। इसके बरक्स और फिर हम डोजिंग इंटरवल बड़ा भी कर सकते हैं। Whereas digoxin has an effective concentration of just 1 to 2 नैनोग्राम पर ml, इसकी जो थेरेप्यूटिक रेंज है डिजॉक्सिन की इतनी नैरो है, वो माइक्रोग्राम पर ml में भी नहीं बल्कि नैनोग्राम पर ml में, और वो भी है 1 से 2 नैनोग्राम पर ml। टॉक्सिसिटी इसकी कब अपीयर होती है? 3 नैनोग्राम पर ml।
द टॉक्सिक कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉक्सिन इज ओनली 1.5 टाइम्स इफेक्टिव कंसंट्रेशन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इससे सिर्फ 1.5 टाइम ऊपर जाएंगे तो टॉक्सिसिटी होना शुरू हो जाएगी, जबकि इसमें कितना था, 100 टाइम्स ऊपर जा सकते हैं आप। So therefore a drug with a large therapeutic index, that is the large margin of safety, can be given in a larger doses and at a relatively long dosing interval। जबकि वो ड्रग जिनका नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स होता है उनको स्मॉल डोजेज में और स्मॉल डोजिंग इंटरवल के साथ देना चाहिए। तो ये जो था फ्रीक्वेंसी के हवाले से था। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ बोथ डोज एंड डोजेज इंटरवल, ठीक है, दोनों सिचुएशन को यहाँ पर देख लेते हैं। नाउ बोथ द डोज एंड डोजिंग इंटरवल शुड बी कंसिडर्ड इन डोजेज रेजिमेन कैलकुलेशन। यानी सिर्फ डोज नहीं बल्कि रेजिमेन कैलकुलेशन में डोज और इंटरवल दोनों को देखना है। फॉर इंट्रावेनस मल्टीपल डोजेज रेजिमेन द रेशियो ऑफ सीपी मैक्स एंड सीपी मिन में बी एक्सप्रेस बाय सीपी मैक्स अपॉन सीपी मिन का एवरेज निकालना है। सीपी मैक्स का फॉर्मूला लिखा सीपी नॉट अपॉन 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस के टॉर, और सीपी मिन का फॉर्मूला लिखा सीपी नॉट एक्सपोनेंट माइनस के टॉर 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस के टॉर। इस केस में क्या हुआ कि सीपी नॉट से सीपी नॉट कैंसिल हो गया, 1 माइनस एक्सपोनेंट के टॉर से 1 माइनस एक्सपोनेंट के टॉर खत्म हो गया, बच गया यहाँ पे 1 अपॉन एक्सपोनेंट माइनस के टॉर। लिहाजा विच कैन बी सिंप्लीफाइड टू सीपी मैक्स अपॉन सीपी मिन इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्सपोनेंट माइनस के टॉर, क्योंकि ये सीपी नॉट से सीपी नॉट कैंसिल, ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है ये नीचे वाली ब्रैकेट वैल्यू से कैंसिल, ऊपर 1 बच गया और नीचे ये एक्सपोनेंट माइनस के टॉर ये बच गया। तो ये इसका सिंपल रेशो निकल कर आ गया। फ्रॉम दिस इक्वेशन ए मैक्सिमम डोजेज इंटरवल that is tau may be calculated that will maintain the serum concentration between the desired CP max and CP min। यानी हमें CP min CP max रखी, जैसे हमने CP max जैसे वही है 2 नैनोग्राम चाहिए और CP min 1 चाहिए, यहाँ 2 रखा यहाँ 1 रखा, ठीक है। उस ड्रग की K की वैल्यू एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट रखा और फिर इससे टॉर की वैल्यू निकाल ली कि उस ड्रग का टॉर यानी डोजिंग इंटरवल कितना होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, so torr calculated after the dosing interval is calculated then the dose may be calculated। उस टॉर पर आप डोज निकाल लेंगे कि उस टॉर के लिए अप्रोप्रिएट डोज क्या होनी चाहिए। इसके लिए हम एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम पर आते हैं। यहाँ पर ये एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम अगले स्टेप में मौजूद है। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम हमें क्या बता रही है, द एलिमिनेशन हाफ लाइफ ऑफ एन एंटीबायोटिक इज 3 आवर्स, ठीक है, यानी इसकी टी हाफ लाइफ 3 आवर है, with an apparent volume of distribution equivalent to 20% of the body weight, ठीक है। 20% of the body weight means 20 divided by 100 0.2 per kg, 0.2 per kg, ठीक है, या 0.2 per kg इतना जो होगा इसका जो है वो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। The usual therapeutic range for the antibiotic is in between 5 to 15 microgram per ml, या CP min 5 और CP max 15 ये होना चाहिए। Adverse toxicity for this drug is often observed at serum concentration greater than 20 microgram per ml, और आम तौर पे इन मोस्ट ऑफ द पेशेंट जब ये कंसंट्रेशन 20 तक पहुंचती है इस ड्रग की एंटीबायोटिक की तो फिर टॉक्सिसिटी अपीयर होना शुरू हो जाती है। So calculate a dosage regimen that will just maintain the serum drug concentration between 5 and 15 microgram per ml। तो डोजेज रेजिमेन चेक करना है, यानी टॉर और डोज कितनी देनी चाहिए अगर हम कंसंट्रेशन को 5 से 15 के दरमियान में रखना चाहते हैं। नाउ वही इक्वेशन हमने ली CP max अपॉन CP min इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्सपोनेंट माइनस के टॉर। तो अब इन्होंने क्या किया, CP max रखी 15, CP min 5, ये हमने देखी थी, ये इसके दरमियान चाहिए। अच्छा, ये फॉर्मूले का 1 एक्सपोनेंट माइनस के की वैल्यू हमने इससे निकाल ली हाफ लाइफ से, यानी टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के और के इज इक्वल टू 0.693 बाय टी हाफ, तो 0.693 बाय 3 और ये टॉर हमने निकालना है। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, कैसे सिंप्लीफाई किया, ये वैल्यू तो जब ये 0.693 डिवाइडेड बाई 3 किया तो ये हो गई माइनस 0.231 टॉर। अच्छा, और ये 15 को 5 से डिवाइड किया, बल्कि इसको यूँ किया है
कि पहले इसको यहाँ लेकर गए, 15 नीचे आया, 5 ऊपर चला गया, तो अब 5 बेसिकली डिवाइड हो रहा है 15 से, तो द आंसर इज 0.333। अच्छा, अब क्या किया, टेकिंग नेचुरल लॉग एट बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, यहाँ पर भी लिया, यहाँ पे भी लिया। यहाँ पे नेचुरल लॉग लेने की वजह से ये एक्सपोनेंट ख़त्म हो गया, ये सिर्फ रह गया 0.231 टॉर, और यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ 0.33 लिया, तो द आंसर इज 1.1, यानी ln 0.333 करेंगे आप नेचुरल लॉग, यानी जो साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप कैलकुलेट करेंगे ln 0.333, तो ये वैल्यू आएगी 1 माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, टॉर इधर ही रहा, 1.10 डिवाइडेड बाय 0.231 किया, द आंसर इज 4.76 आवर। तो आपके पास आ गया कि अगर आपको 15 से 5 तक प्लाज्मा कंसंट्रेशन रखनी है, तो फिर आपने इस एंटीबायोटिक का जो डोजिंग इंटरवल होना चाहिए वो 4.76 आवर होना चाहिए। अगले स्टेप में क्या कह रहे हैं ये, अब ये डोजिंग इंटरवल तो कैलकुलेट हो गया, अब डोज कितनी देनी है। नाउ देन डिटरमिन द डोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फ्रॉम सीपी मैक्स आफ्टर सब्सिक्वेंट सीपी नॉट अपॉन डोज अपॉन वीडी। सीपी मैक्स का फॉर्मूला रखा, वही सीपी मैक्स इज इक्वल टू सीपी नॉट अपॉन 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस के टॉर। आपको याद होगा ये हमने यहाँ पे पीछे किया था। देखिए सीपी मैक्स का फॉर्मूला क्या है, सीपी मैक्स इज इक्वल टू सीपी नॉट अपॉन 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस के टॉर। सीपी नॉट किसके बराबर होता है, डोज अपॉन वीडी के, तो हम इसकी जगह अगले वहाँ पे डोज अपॉन वीडी रख रहे हैं। तो यही किया है यहाँ पर, देखें कि डोज सीपी नॉट की जगह डोज अपॉन वीडी रख दिया है। नाउ अब सॉल्व फॉर डोज डी नॉट लेटिंग वीडी इज इक्वल टू 0.2 लीटर पर केजी था ना वो हमने, क्योंकि मैंने कहा था ना कि ये है 20% ऑफ द बॉडी वेट, तो 20% को 100 से परसेंट को ख़त्म करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.2, यानी 0.2 लीटर पर केजी। लेकिन 0.2 लीटर को हमने ml में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200 हो जाएगा, तो वही यहाँ पे हो गया ये 200, तो 200 ml पर केजी, दैट इज़ 20% ऑफ द बॉडी वेट, तो इसलिए 200 हो गया। नाउ अब इसमें सीपी मैक्स 15 रखा, वीडी की वैल्यू 200 रखी, 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस 0.231, ये जो वही है कि के की वैल्यू निकली हुई है जो हमने यहाँ निकाली थी, ये जब हमने 0.693/3 किया था तो ये वैल्यू हो गई थी 0.231, तो के की वैल्यू आ गई 0.231, और टॉर हमने ये निकाला हुआ है 4.76, तो इस फार्मूले में टॉर रखा। नाउ डोज कैलकुलेट होकर आ गई कि इस पेशेंट को जो हम इस एंटीबायोटिक की डोज देंगे वो देंगे 2 मिलीग्राम पर केजी, यानी इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम डोज 2 मिलीग्राम पर केजी देते हैं एवरी 4.76 आवर, यानी अगर सपोज दैट पेशेंट का वेट है 80 केजी, तो ये बन जाएगा 2 8 16, 160 मिलीग्राम बन जाएगी, 160 मिलीग्राम एवरी 4.76 आवर हम ये ड्रग की डोज दे रहे होंगे, तो उससे जो हमारी मैक्सिमम कंसंट्रेशन जाएगी वो 15 जाएगी। मिनिमम कंसंट्रेशन कितनी जाएगी उसको भी हम देख लेते हैं। टू चेक दिस डोज फॉर थेरेप्यूटिक इफेक्टिवनेस कैलकुलेट द सीपी मिन एंड सीपी एवरेज। सीपी मिन का फॉर्मूला लगाया, वही सीपी मिन इज इक्वल टू सीपी नॉट एक्सपोनेंट माइनस के टी अपॉन 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस के टॉर। इस फार्मूले को भी एक दफ़ा दोबारा देख लें यहाँ पर कि यहाँ पर ये फार्मूला क्या था सीपी मिन का, सीपी नॉट एक्सपोनेंट माइनस के टॉर, और ये यहाँ पे अपॉन का साइन होगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, अपॉन का साइन होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, ये यहाँ पे अपॉन का साइन आएगा और डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस के टॉर। तो सीपी नॉट की जगह डोज अपॉन वीडी ले लिया वहाँ पे उन्होंने। तो अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे डोज को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, मिलीग्राम को माइक्रोग्राम में, ठीक है, 2000 माइक्रोग्राम, फिर 200 ml, एक्सपोनेंट माइनस के की वैल्यू, टॉर की वैल्यू 4.76, 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस के की वैल्यू 0.231 और फिर 4.76, और जब इसको कैलकुलेट किया तो सीपी मिन इज 4.99 माइक्रोग्राम पर ml, मीन्स ऑलमोस्ट 5 माइक्रोग्राम पर ml। तो ठीक है, और यही तो हम चाह रहे थे कि यही तो इसका टारगेट था कि कैलकुलेट द डोजेज रेजिमेन
that will just maintain the serum drug concentration between 5 to 15 माइक्रोग्राम पर ml। तो इससे हमें ये कंफर्म हो रहा है कि अगर हम 2 मिलीग्राम पर केजी एवरी 4.76 आवर दे रहे हैं तो उससे मैक्सिमम कंसंट्रेशन 15 रहेगी और मिनिमम कंसंट्रेशन नियर अबाउट 5 माइक्रोग्राम पर ml रहेगी। अच्छा, अब CP एवरेज देखते हैं वो क्या आता है। As if further check on dosage regimen calculate CP average, definitely CP average 5 और 15 के दरमियान में आएगा। ये CP average का फॉर्मूला लिखा, CP average is equal to D नॉट अपॉन VD के टॉर, D नॉट 2000 माइक्रोग्राम, VD 200 ml, K की वैल्यू और टॉर की वैल्यू ये आई 9.09 माइक्रोग्राम पर ml। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल गया। सो बाय कैलकुलेशन अब हमें क्या पता चल रहा है, द डोज ऑफ दिस एंटीबायोटिक शुड बी 2 मिलीग्राम पर केजी एवरी 4.76 आवर टू मेंटेन द सीरम कंसंट्रेशन इन बिटवीन 5 to 15 माइक्रोग्राम पर ml। लेकिन इसमें भी एक मसला है, क्या ये 4.76 आवर एवरी 4.76 आवर इज ए प्रैक्टिकल शेड्यूल? नो। तो फिर हमें इसको ज़रा फर्दर डेवलप, फर्दर एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें यही 3 फार्मूले हैं जिसके ज़रिए हमें फर्दर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक फार्मूला ये है, दूसरा फार्मूला ये है। ये दो अगर एडजस्ट हो गई विथ न्यू डोज, कि क्या डोज होनी चाहिए नए टॉर के साथ, यहाँ पे टॉर चेंज करके देखेंगे कि टॉर चेंज करके क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, डोज और टॉर दोनों को चेंज करके, कि डोज कम की टॉर भी चेंज किया, डोज टॉर बढ़ाया तो थोड़ी सी डोज भी बढ़ा दी, तो हम उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यही बात यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इन प्रैक्टिस रादर देन ए डोजेज इंटरवल ऑफ 4.76 आवर द डोजेज रेजिमेन एंड द डोजेज इंटरवल शुड बी मेड as convenient as possible for the patient and the size of the dose should take into the account the commercially available drug formulation। यानी डोजिंग इंटरवल और डोज का साइज के कितनी मिलीग्राम पर केजी से टोटल डोज बन रही है उसको देखना पड़ेगा कि कमर्शियली अवेलेबल कितनी प्रिपरेशन अवेलेबल है। Therefore the dosage regimen should be recalculated to have a convenient value the below the maximum possible dosing interval and the dose adjusted accordingly। यानी इस फ्लक्चुएशन को एडजस्ट करके फिर देखा जाएगा कि ये किस तरह से जो है वो हमें इसको डोज को देखना है और एडजस्ट करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर डोजेज रेजिमेन एडजस्टमेंट। थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से फिर के लिए हम ज़रूर हाजिर होंगे। सो स्टे विद अस। थैंक यू वेरी मच।